क्लास 12 भौतिक विज्ञान 2023 की अनसॉल्व्ड सीरीज चल रही थी, जिसमें 346 बीबी के पहले और दूसरे पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज तीसरे पार्ट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए। सबसे पहले तो हमको गॉस की प्रमेय लिखना है, ये ध्यान रखें। दूसरा, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यानी समविभव पृष्ठ के बारे में बताना है। समान आवेश घनत्व की दो विद्युत रोधी प्लेटों चित्रानुसार रखी हैं। बिंदु P और Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी बिंदु P आपका है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु Q है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉस की प्रमेय, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ, इस चीज को ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद पृष्ठ, गॉस की थ्योरम जब भी अप्लाई होती है तो बंद पृष्ठ के लिए ही अप्लाई होती है, तो ये चीज ध्यान रखें। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई की बात हो रही है, का मान उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का मतलब क्या है, जो उस पर स्थित है, का 1/ε0 गुना होता है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर में इंटीग्रेशन ई डॉट में डी ए होता है, या डी एस भी हो जाता है कहीं जगह, बराबर में क्यू उपान में ε0, यानी फाई बराबर क्या होता है, क्यू उपान में ε0। यही गॉस का थ्योरम है जाकर, और फाई ही बराबर होता है ई डॉट में डी ए होता है, तो बराबर कर दिए हैं। इसे ही गॉस का प्रमेय कहते हैं। अब आते हैं समविभव पृष्ठ पर। समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ध्यान रखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है। यानी एक अगर पृष्ठ खींचे वैद्युत क्षेत्र में ये, और इस पर कई बिंदु हों, और इन सभी बिंदुओं पर क्या हो, विभव समान हो जाकर। समविभव का मतलब क्या है, समान विभव वाला पृष्ठ। भाई समविभव पृष्ठ का क्या मतलब, समान विभव वाला पृष्ठ, यानी उस पृष्ठ पर जितने बिंदु स्थित हो वहां पर विभव समान हो, उन बिंदुओं पर, हाँ, वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के बीच किन्हीं दो बिंदुओं वैद्युत विभवांतर समान होगा, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, बी ए माइनस का वी बी। अब बी ए का मान भी बी होगा और बी बी का मान भी बी होगा, क्योंकि विभव समान है, कट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी समविभव पृष्ठ पर जो बिंदु स्थित होंगे, विद्युत वल रेखाएं होंगी, उन बिंदुओं से गुजर कर जाएंगे और पृष्ठ की क्या होंगी, लंबवत होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समविभव पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य भी शून्य होता है। देखिए, विभवांतर बी ए माइनस बी बी बराबर में होता है W उपान में Q। अब बी ए माइनस बी बी तो क्या हो गया है, शून्य, तो Q को यहाँ भेजेंगे शून्य, यानी W बराबर 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य शून्य होता है, ये भी ध्यान रखें, एक नंबर में बहुत पूछा जाता है। आते हैं न्यूमेरिकल पर। पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हम पढ़े हैं कि अनंत लंबाई की कोई प्लेट है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की E बराबर सिग्मा अपान में 2ε0 होती है। तो पहली प्लेट है तो E1 लिख लिया। ऐसे दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान में 2ε0 हो जाएगा। अब E1 और E2 को देख लेते हैं, एक बार फिर से चित्र को देखते हैं। महत्वपूर्ण ये है E1 और E2 की दिशाएं क्या होती हैं। देखिए, ये प्लेट पूरी धनावेशित है, तो जब धनावेशीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं तो बाहर की ओर होती है, यानी धनावेश यहाँ, तो बाहर की ओर कहाँ होगा, यहाँ पर E1 हो गया है। और ऋणावेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की ओर होती है। देखिए, तीर E2 लगा है, अंदर की ओर आ रहा है। अब P बिंदु यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए दोनों दिशाओं समान है, तो दोनों को जोड़ देंगे। अब Q पर आते हैं, Q बिंदु पर
Q बिंदु पर पहले देखते हैं धनावेशित प्लेट के कारण। तो धनावेशित प्लेट का विद्युत क्षेत्र कहाँ होती है? बाहर की ओर। तो देखिए E1 बाहर की ओर हो गया है। ऋणावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्रता कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। तो ये अंदर की ओर हो गया। देखिए यहाँ भी अंदर की ओर था E2 और यहाँ भी अंदर की ओर हो गया, जाके इधर अंदर इधर होगा। दोनों दिशाएं विपरीत हैं, दोनों माइनस हो जाएंगी Q बिंदु पर, और P बिंदु पर दोनों दिशाएं समान है तो दोनों प्लस हो जाएंगी। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं P बिंदु पर दोनों की तीव्रताओं की दिशा समान थी, तो E बराबर E1 प्लस में E2 हो जाएगा। E1 का मान था सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान था सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट मिला। दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बराबर आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट जाएगा। अब आते हैं Q बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाकर। तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस का E2। माइनस इसलिए क्योंकि Q बिंदु था बाहर और वहां पर E1 E2 की दिशाएं थी विपरीत। तो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर 0 हो जाएगा, काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है यूपी बोर्ड की 2024 में जो परीक्षा होने जा रही है उस सिलेबस में नहीं है वो क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखकर उसकी सफलता और विफलता पर प्रकाश डालिए। एक तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत लिखना है हमको, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखना है। बाद में क्या बतानी है? सफलताएं और विफलताएं, यानी हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत कितनी सफल रहा और कितना विफल रहा, ये बताना है। अगला, उत्तल लेंस के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश स्रोत, यानी उत्तल लेंस होगा उसके फोकस पर रखा जाएगा क्या? बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र का निरूपण करना। लेंस से प्रकाश आ रहा होगा और उस प्रकाश पर जो या प्रकाश से जो तरंगाग्र बन रहा होगा उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं हाइगेंस का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत। नंबर 1, किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती, यानी अगर माध्यम में कोई तरंग स्रोत स्थित है और उस तरंग स्रोत है तो उससे क्या निकलेंगे? तरंगे निकलती हैं। तो तरंग के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात, कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों तो उसे तरंगाग्र कहते हैं। फिर बिंदु को देखते हैं। किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से जब तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में खींचा गया है वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु कंपन की समान कला में होते हैं। ध्यान रखें, बिल्कुल जब कंपन की समान कला में होंगे, कंपन की समान कला में होते हैं तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता। अब देखिए तरंगाग्र बन गया था, अब तरंगाग्र पर जितने कण होंगे, कण का मतलब क्या है? जो कंपन की समान कला में, वही तरंगाग्र बनाएंगे। अब वो कण नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। अब नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे तो फिर वहां से तरंगे निकलेंगी जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती, और इन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। द्वितीय तरंगाएं इसलिए क्योंकि द्वितीयक स्रोत से निकल रही हैं और स्रोत कहाँ स्थित है? तरंगाग्र पर। ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंगों की तरंग से आगे बढ़ती हैं। बहुत आसान भाषा में है, ध्यान से समझें। बिंदु संख्या 3, किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ, यानी अब क्या है? द्वितीयक तरंगाएं निकल गई, अब द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करने वाला एक पृष्ठ खींचते हैं किसी भी टाइम पर, या फिर इनवलॉप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन क्या बताएगा कि ये नया तरंगाग्र है जो द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा गया है, उसी वो क्या बताएगा? तरंगाग्र की किसी नई स्थिति को दर्शाएगा जाकर। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं।
सफलताएं क्या हैं उसके बारे में। नंबर 1, इस सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन व परावर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। यानी हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं जो सिद्धांत था उससे अपवर्तन की भी व्याख्या हो जाएगी, परावर्तन की भी व्याख्या हो जाती है। दूसरा, इस सिद्धांत से व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन की भी व्याख्या की जा सकती है। देखिए, अपवर्तन और परावर्तन और कौन सा, व्यतिकरण और विवर्तन, इन चारों की व्याख्या की जा सकती है। तो इनकी व्याख्या करने में सफल रहा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। जाकर आगे बढ़ते हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताओं के बारे में देखते हैं कि कहाँ ये फेलुअर रहा है। नंबर 1, हाइगेंस ये नहीं समझा सके कि द्वितीयक तरंगाओं से अग्र दिशा में ही तरंगाग्र क्यों बनता है, पश्च दिशाओं में क्यों नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग अपवर्तन और परावर्तन की जब व्याख्या पढ़ रहे हैं तो हमेशा अग्र दिशा में ही तरंगाग्र को बनाते हैं, पश्च दिशा में नहीं बनाते। तो क्यों नहीं बनाते हैं वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। दूसरा, इस सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक इफेक्ट है तो उसकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो पा रही थी, वहाँ भी ये फेल हो गया जाकर। अगला, तीसरा, माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग में काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को प्रमाणित नहीं माना। उन्होंने ये नहीं माना कि हमेशा हम ईथर को ही काल्पनिक माध्यम के रूप में कंसीडर करें जाकर। तो ये गलत है। अगर सही है तो इसका प्रमाण दीजिए, और हाइगेंस जी इसका प्रमाण नहीं दे पाए, इसलिए इस बिंदु पर भी हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत भी फेल हो गया। अब देखते हैं, उत्तल लेंस है, इसका फोकस है ये, और इस फोकस पर स्थित है क्या है, प्रकाश स्रोत। जब प्रकाश स्रोत स्थित है तो यहाँ से प्रकाश तरंगे निकलेंगी। प्रकाश तरंगे यहाँ से जब होकर जाएंगे उत्तल लेंस से तो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। या फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये समांतर हो जाती है। और इन पर एक लंबवत पृष्ठ खींच लीजिए। ये प्रकाश किरणें अगर इस तरह से जा रही हैं तो पृष्ठ किस तरह से खींचेंगे, इस तरह से लंबवत पृष्ठ खींच लीजिए। जो लंबवत पृष्ठ होगा जाके यही तरंगाग्र होगा। चूंकि समतल है तो समतल तरंगाग्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्यतिकरण का अर्थ क्या है। सबसे पहले तुमको ये बताना है कि इंटरफेरेंस या फिर व्यतिकरण क्या है। दूसरा, व्यतिकारी तरंगों y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों में केवल फाई का कलांतर है, बाकी सब सेम है। a1 a2 हो गया वहां पर कि व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र बताना है, यानी आई का सूत्र बताना है। ये न्यूमेरिकल साथ में दिया है। a1 बराबर 5 सेंटीमीटर हो, a2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी a1 a2 दिया है, आई मैक्सिमम अपान में आई मिनिमम पूछा गया हमसे। सबसे पहले व्यतिकरण की बात करते हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, देखिए सुनिएगा, एक ही आवृत्ति रहे, एक साथ चलें और एक ही दिशा में चलें, बस ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोनों में। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें, कितनी तरंगें हैं, दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण का मतलब क्या है, मिलने से एक नई तरंग बनेगी। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, जो नई तरंग बनी है उसकी भी तीव्रता होगी, तो उसकी तीव्रता को ही हम क्या कहेंगे, परिणामी तीव्रता। तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। न्यूनतम भी है और शून्य हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। फिर ध्यान से सुन लें, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है।
इस घटना को यानी जो तीव्रता बढ़ने और घटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं y1 बराबर दिया है a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर दिया है a2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। अब ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, अब ये दोनों अध्यारोपण होंगे। अध्यारोपण का मतलब क्या, दोनों के विस्थापन जुड़ेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस में y2। y1 का मान लगा दिए, यहाँ पर y2 का मान लगा दिए। अब y1 सिंगल टर्म था, ऐसा ही था, a2 ये रहा। ये साइन a प्लस बी का सूत्र है, किसका है, साइन a प्लस बी का सूत्र। और साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a और इंटू में कॉस b और प्लस में कॉस a इंटू में साइन b आते हैं। तो ये रहेगा ऐसे a2, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू में कास फाई। तो साइन ओमेगा टी इंटू में कास फाई। अब देखिए फाई वाला कास में आ गया, फाई वाला किस में आएगा, साइन में। और दूसरा ये देखिए साइन में आ गया ओमेगा टी वाला, आपकी बार में आएगा कास में, तो कास में ओमेगा टी हो गया है। अब देखते हैं साइन ओमेगा टी यहाँ भी है और साइन ओमेगा टी यहाँ भी, यानी कॉमन निकल सकता है। तो साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल दिए, अंदर क्या बचा हुआ है, a1 प्लस में a2 कास फाई, a1 प्लस में a2 कास फाई और बाहर में साइन ओमेगा टी हो गया। यहाँ a2 बचा हुआ है साइन फाई इंटू में कास ओमेगा टी जाकर। फिर क्या करते हैं, a1 प्लस a2 कास, ये कास में है, फाई वाले ओमेगा टी वाले दोनों साइड में टर्म छोड़ना है, यहाँ भी छोड़ना है ओमेगा टी वाला, यहाँ भी टर्म छोड़ना है। a1 प्लस a2 कास फाई, तो a1 प्लस a2 कास फाई, इसको क्या मान लेते हैं, a1 a2 की जगह कैपिटल A मान लेते हैं, परिणामी तरंग का आयाम, और कास है तो कास मान लेते, एंगल कोई दूसरा मान लेते, तो थीटा कंसीडर कर लिए हैं। ऐसे यहाँ पे ओमेगा टी वाला टर्म छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, a2 साइन फाई। तो a2 साइन फाई, a है तो इसको कैपिटल A मानो, साइन है तो साइन रखो, और फाई की जगह कोई और दूसरा एंगल समान मानना है, लेकिन थीटा मानना है, मान लिए। अब इस समीकरण में मान रख देते हैं जहां जहां जिसको कंसीडर किए थे। इसको क्या माने थे, a cos थीटा, और ये a2 हो गया है, ये साइन फाई, इसको क्या माने हैं, a साइन थीटा, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो हो जाएगा a cos थीटा साइन ओमेगा टी पहले से था, a साइन थीटा cos ओमेगा टी पहले से था, a का मान निकाल दिए, तो cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस में साइन थीटा इंटू में cos ओमेगा टी जाकर। अब देखिए सेम वही वाला सूत्र है साइन a प्लस बी का, यानी पहले वाला थीटा में तो दूसरे वाला साइन में, पहले वाला कास में तो दूसरा साइन में, एंगल सेम है बिल्कुल। और फिर यहाँ पर पहला वाला फिर साइन में तो दूसरा वाला कास में जाकर दोनों जोड़ देते हैं। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा हो जाएगा, समीकरण 5 हो गया। समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, यहाँ भी है यहाँ भी, क्योंकि मान किसका निकालना है, परिणामी तरंग का आयाम, भाई ये कंसीडर किए हैं तो इसी का मान निकालना है। वर्ग करके जोड़ देंगे, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। LHS को LHS से, RHS को RHS से वर्ग करके जोड़ देते हैं, यहाँ भी जोड़ेंगे। ठीक, ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर था, वहां से एक्सपेंड किया है। a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, निकल जाएगा कॉमन, ये a1 स्क्वायर है। अब देखिए साइन स्क्वायर फाई यहाँ भी है और यहाँ क्या है, कास स्क्वायर फाई, और यहाँ पर a2 स्क्वायर है, यहाँ पर a2 स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ये एक ब्रैकेट में आ गया, बाकी सब कलेक्ट करके लिख लिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो ये तो 1 हो गया है, क्या बचेगा a स्क्वायर, ये a1 स्क्वायर है। यहाँ भी साइन स्क्वायर फाई प्लस में कास स्क्वायर फाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a2 स्क्वायर बचेगा, प्लस में 2a1 a2 कास फाई, तो प्लस में 2a1 a2 कास फाई हो गया है। अब तीव्रता I जो समानुपाती होती है वो a स्क्वायर के बराबर होती है, यानी आयाम का अगर वर्ग कर दें तो उसी के समानुपाती क्या हो जाती है, तीव्रता जाकर, तो I समानुपाती a स्क्वायर हो जाएगा। समानुपाती की छना उठाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएंगे, तो I बराबर हो जाएगा ka स्क्वायर हो जाएगा।
अब इस समीकरण में के तो कहीं दिख नहीं रहा, तो के को पूरी समीकरण से गुणा कर दीजिए। तो के ए स्क्वायर यहाँ आ गया, के ए वन स्क्वायर, के ए टू स्क्वायर, प्लस में ए वन के साथ लगाएंगे तो अंडर रूट के, और ए टू के साथ लगाएंगे अंडर रूट के, गुणा में है अंडर रूट के जब गुणा करेंगे तो के आ जाएगा जाकर, यहाँ हो गया, बाद में कास फाई हो गया। तो इसका मान किसके बराबर है? आई के बराबर। ये ए वन है तो इसका मान आई वन के बराबर, ए टू है इसका मान आई टू के बराबर, टू ऐसा ही रहेगा, के ए वन तो इसका हो जाएगा अंडर रूट आई वन, के ए टू अंडर रूट के अंदर आई टू, कास फाई है तो कास फाई रहेगा। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है, ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। न्यूमेरिकल दिया था A1 बराबर 5 सेंटीमीटर, A2 बराबर में 3 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? आई मैक्सिमम, आई मिनिमम, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आई मैक्सिमम अपान में आई मिनिमम का सूत्र होता है A1 प्लस A2। जब मैक्सिमम की बात होगी तो दोनों जुड़ जाएंगे, जब मिनिमम की बात होगी तो दोनों घट जाएंगे, ऊपर रहेगा स्क्वायर जाकर। तो यहाँ A1 का मान 5 है, A2 का मान 3 है, यहाँ भी A1 A2 का मान लगा दिए, स्क्वायर कर दिए, 5 3 ये 8 हो गए हैं, 5 में से 3 क्या कितना बचा है? 2, काट लीजिए, 4/1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 16/1 हो जाएगा। आई मैक्सिमम रेशियो आई मिनिमम बराबर हो जाएगा 16:1, यानी 16:1 हो जाएगा, यही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन दिया है वो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी 2024 परीक्षा के लिए नहीं है। अथवा वाला क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में है तो ये पढ़ना है। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है? खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है। आगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी ऐसा आरेख बनाना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने। इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत, अब देखिए ये 2 किलोमीटर क्या है? वस्तु की दूरी है, तो यू लिखेंगे 2 किलोमीटर है। 100 मीटर ऊंची इमारत, अब ये इमारत की ऊंचाई दे रखी है, देख सकता है। दूरदर्शी के अविदर्शक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी, जो प्रतिबिंब बन रहा होगा उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और अविदृश्य की फोकस दूरी कितनी दी है? 150 सेंटीमीटर देखते हैं अच्छी तरह से। ए बी एक वस्तु है, ये FO है, ये FE है, ये अविदृश्यक लेंस है, वस्तु की ओर रखे हैं। ये FE है, यानी अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका है, इसको आंख की तरफ रखे हैं। ठीक, AB एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण आएगी, वो इस लेंस से टकराएगी तथा अविशारित हो जाएगी। अविशारित का मतलब भाई उत्तल लेंस है, तो इकट्ठा करेगा प्रकाश की किरण, इकट्ठा करके ये प्रतिबिंब बना देंगे FO पर, यानी फोकस पर प्रतिबिंब बना देंगे। देखिए, जब फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा होगा तो ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, नेत्रिका के लिए, और नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? जो फोकस पर रखा है। तो नेत्रिका इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी? अनंत पर बनाएगी। विशेष ये ध्यान रखें, जब अनंत पर प्रतिबिंब बनाना हो तो हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाएगी? फोकस पर। तो ये दोनों प्रकाश किरणें मिलकर कहाँ प्रतिबिंब बनाएंगे? FO पर, यानी अविदृश्य के फोकस पर जाकर प्रतिबिंब बना दी जाकर। अब यहाँ से एक समांतर प्रकाश की किरण चली, जब समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, यानी FE से होकर जाएगी, FE से। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। अब इन प्रकाश किरणों को मिला दीजिए, पीछे हटा दीजिए, हटाते जाइए, इस वाले को भी पीछे हटाते जाइए, कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिले जाएगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा जाके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। अब आते हैं आंकिक पर। ए बी एक वस्तु थी, इसकी ऊंचाई हमको H दे रखी है, ठीक है। प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? इसके फोकस से होकर जा रही है, यहाँ मिल रही जाके, ऐसी दूसरा जा रहा है, यहाँ मिल रहा है जाके। प्रकाश किरण हम देखते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर जो जा रही है। प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं? A', B' पर, यानी FO पर जाकर। आप समझिए, चित्र में देखते हैं। चित्र में देखते हैं सबसे पहले, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है जाकर। अब tan अल्फा की निष्पत्ति लिख लेते हैं। tan अल्फा बराबर क्या होता है? tan का सूत्र क्या होगा?
लंब बटे आधार हो जाएगा। अब इस कोण के सामने वाला देखिए लंब, ये पूरा लंब कितना हो जाएगा एच, तो यहाँ एच कर दिया। आधार कितना है यहाँ से ले यहाँ तक का है यू है, तो यू लिख दिए हैं। सुनते रहिएगा ध्यान से। ऐसे ही अब आते हैं इस वाले त्रिभुज पर, इस वाले की बात हो रही, इस वाले की बात हो रही है। इसमें लंब कितना है H1 है, H1 लिखती हैं। आधार कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी VU है लिखती हैं। ज्ञात क्या करना है प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो H1 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ से H1 का मान निकाल लीजिए। अब देखिए U हमको दे रखा है 100 मीटर इमारत की ऊंचाई है, जो H दे रखा है, ठीक। U हमको कितना दे रखा है 2 किलोमीटर, मीटर में बदल लीजिए 2000 मीटर हो जाएगा। दूरस्थ वस्तु के लिए, अब दूरस्थ वस्तु के लिए क्या ध्यान रखना है, जब दूर अनंत पे प्रतिबिंब बनना होगा तो BO बराबर क्या हो जाएगा FO, ये दे रखा है हमको 150 सेंटीमीटर, मीटर में बना लिए। सूत्र लगा दीजिए H1 बराबर H अपान में U और इंटू में FO या फिर BO, मान रख देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, मान रखने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, किसी धारावाही वृत्तीय पास, पास का मतलब होता है लूप, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त करना है। इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए, यानी चुंबकीय आघूर्ण का हमको सूत्र लिखना है किसी लूप के लिए। तो सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट ने धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधी प्रयोग किए, यानी धारावाही चालक रखा और उससे क्या उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, उससे संबंधित कई प्रयोग किए और बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश dl, यानी धारावाही चालक जो था उसका कोई एक अल्पांश dl ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है dl, के द्वारा उत्पन्न किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dv निम्न बातों पर निर्भर करता है। फिर ध्यान से सुन ले, एक धारावाही चालक लिया, उन्होंने एक छोटा सा उसका पार्ट ले लिया जिसकी लंबाई कितनी थी dl थी, एक अवयव ले लिया जिसकी लंबाई कितनी थी dl। अब देखिए छोटा सा पार्ट है तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, तो उसको हमने dv ले लिया और किसी बिंदु पर ज्ञात किया है, तो उन्होंने बताया कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, dv जो होता है वो चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा B समानुपाती I, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा। जैसे जैसे धारा बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दिए इसको। सेकंड पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती था, यानी डेल्टा V समानुपाती क्या था डेल्टा L। जैसे जैसे चालक के अल्पांश की लंबाई बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाता होगा। समीकरण नंबर 2। तीसरे बिंदु पर देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए ध्यान से, ये अल्पांश की लंबाई है, अब यहाँ से मिलाने वाला ये रेखा है उस P बिंदु को मिलाने वाली जगह, तो इनके बीच में जो ये कोण बन रहा होगा थीटा, ये थीटा होगा जाके इसकी ज्या या फिर साइन, यानी साइन थीटा हो गया है। ठीक, किसके समानुपाती था चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा V के समानुपाती था। समझ रहे हैं, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा होगा जाके डेल्टा V का मान भी बढ़ता जाता होगा, क्योंकि साइन में कोण बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है 90 डिग्री तक। तो वही यहाँ पर है डेल्टा V समानुपाती साइन थीटा। समीकरण नंबर 3 डाल दिए। अब देखिए चित्र में देख लेते हैं। देखिए I की भी बात हो गई है, डेल्टा L की भी बात हो गई है और थीटा की भी बात हो गई। अब रह गया कौन है, R रह गया है। तो चौथा नियम जो बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा V समानुपाती 1/में R² था। R क्या है
उस अल्पांश की बिंदु P तक की दूरी है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हो गए हैं सभी चारों। ये चित्र है, धारावाही चालक मान लिए हैं, इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिए जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा यल है जाकर। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि इस अल्पांश के साथ थीटा कोण बना रहा है। इस धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम बताए थे डेल्टा V समानुपाती किसके है, I के। डेल्टा V समानुपाती किसके हैं, डेल्टा यल के। डेल्टा V समानुपाती किसके है, साइन थीटा के। डेल्टा V समानुपाती किसके हैं, 1/r² के। इन सबको जोड़ दे। जब चारों समीकरणों को मिलाएंगे जाकर तो डेल्टा बी समानुपात, देखिए आई भी अंश में था, डेल्टा एल भी अंश में है, साइन थीटा भी अंश में है, तो तीनों ऊपर आ गए। r² वहाँ भी हर में था, समीकरण नंबर 4 में, तो हर में है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब कोई ना कोई नियतांक आएगा। यदि चालक वायु या निर्वात में स्थित हो, यानी निर्वात या वायु में स्थित होगा तो निर्वात की चुंबकीयशीलता आएगी, अगर किसी माध्यम में होता तो उस माध्यम की चुंबकशीलता आती। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, ये एक नियतांक है, I/dl साइन थीटा अपान में r² जाकर। ठीक, इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। धारावाही वृत्तीय पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करने। धारावाही वृत्तीय पास है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की हमको तीव्रता निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना, वो भी किस नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो मान लिया कि ए त्रिज्या का, माना स्मॉल ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप या पास है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V ज्ञात करना है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V ज्ञात करना है। फिर ध्यान सुनिए, एक लूप या फिर पास ले लिए हैं वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए है। इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, तल के लंबवत होगा। इसकी परिधि पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिए हैं जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा यल है जाके, क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम में अल्पांश को कंसीडर किया जाता है। तो डेल्टा यल यहाँ पे ले ली हैं, इसकी यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, फिर ए हो जाएगी। माना लूप अनेक लघु अवयवों से मिलकर बना है जाके, कई लघु अवयवों से मिलकर बना है। इनमें से एक अवयव की लंबाई कितनी है, डेल्टा यल। बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा यल अवयव के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश कौन सा है आपकी, डेल्टा यल के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सूत्र लगा देते हैं, डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा। यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है, A है, तो A² हो जाएगा जाकर। अब डेल्टा यल देखिए, डेल्टा यल तो ये है और त्रिज्या कौन सी है, यहाँ से गई होगी, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है जाकर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो डेल्टा V बराबर में हो जाएगा μ0/4 पाई और I/dl अपान में A² हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो एक छोटे से अल्पांश dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था। अब लूप तो बहुत बड़ा होगा, तो पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कितना है, V है, तो समेशन लगा देते हैं पूरे में। समेशन का मतलब होता है सभी अवयवों का जोड़, यानी पूरे लूप के लिए समेशन का चिन्ह आ गया है। तो समेशन, अब देखिए μ0/4 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल जाएगी। आई भी कांस्टेंट है, A² भी कांस्टेंट है, तो ये भी I और A² ये भी बाहर निकल जाएंगे। परिवर्तन किस में हो रहा है, डेल्टा यल में जाकर, तो समेशन आएगा इस डेल्टा यल के साथ में। समेशन डेल्टा यल बराबर में हो जाएगा 2 पाई A, यहाँ पे लिखेंगे परिधि की लंबाई है जाकर, परिधि की लंबाई। देखिए परिधि कितनी होती है, 2 पाई R होती है। जब R त्रिज्या होती है, यहाँ त्रिज्या कितनी है, A है, तो 2 पाई A हो जाएगा। ये उठा के यहाँ पर मान रख देंगे, तो μ0/4 पाई I अपान में A² इंटू में क्या हो जाएगा, 2 पाई A जाकर, तो पाई से पाई कट जाएगा, A से A कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा, तो V बराबर बचेगा μ0 I अपान में 2A।
V बराबर म्यू नॉट I अपान में 2A न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जाके। यही धारावाही वृत्तीय पास या लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वाही पास, धारावाही पास या लूप के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र और पूछा गया है। तो ये लूप है तो यहाँ पे क्या होगा, n बराबर 1 हो जाएगा, यानी चक्रों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो m बराबर वैसे होता है सूत्र NIA, लेकिन लूप है तो n का मान 1 हो जाएगा। तो m बराबर I इंटू में 1 हो जाएगा, केवल सूत्र पूछा गया है। I जहाँ पर प्रवाहित धारा है और a क्या है, लूप या पास का क्षेत्रफल है जाकर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रत्यावर्ती बोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध बताइए। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब क्या है, VRMS की बात कर रहा है। शिखर मान का मतलब क्या है, V नॉट की बात कर रहा है। इनमें संबंध बताना है। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारिता प्रतिघात तथा विभवांतर का मान ज्ञात करना है। यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब क्या है, XL निकालना है। धारिता प्रतिघात का मतलब क्या है, XC निकालना है। ठीक, विभवांतर यानी V क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। चक्कर इन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं देखिए, ये एक LCR परिपथ है, ये L है, ये C है, ये R है। एक LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। इसमें L का मान दे रखा है 8.1 मिली हेनरी। तो इसको हेनरी बदल लेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 10⁻³ से। C बराबर दे रखा है 12.5 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में बदल लेंगे तो 10⁻6 से गुणा कर देंगे। ये R हमको दिया है 10 ओम, ऐसा ही रहने देंगे। एक समीकरण दिया है E बराबर E नॉट, E बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी इंटू में टी बोल्ट में दे रखा है। ये समीकरण हमको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले VRMS और V नॉट यानी वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखते हैं। तो VRMS बराबर होता है V नॉट अपान में √2 जाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें। VRMS बराबर होता है V नॉट अपान में √2। ये वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध है जाकर। इसीलिए धारा के लिए होता जब तो IRMS हो जाता बराबर में I नॉट अपान में √2 हो जाता। यहाँ विभव के लिए पूछा है या बोल्टता के लिए पूछा है, तो ये बोल्टता के लिए हो गया। E बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी जाकर है। ठीक, तुलना कर लेते हैं। तो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना कर लेने पर ओमेगा कितना आ जाएगा, 100 पाई। अब आते हैं प्रेरणिक प्रतिघात के सूत्र पर। तो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो XL होता है। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू L होता है। ओमेगा का मान कितना दे रखा है, 100 पाई। 100 पाई लगा लिए हैं। L कितना दे रखा था, 8.1 मिली हेनरी। तो हेनरी बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दीजिए। L को गुणा करेंगे, जाके मान रखेंगे सब। जब गुणा करके मान रखेंगे तो हल करेंगे, पाई का मान 3.14, तो XL बराबर आ जाएगा 2.543। और प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध का ही कार्य करता है, तो ओम मात्रा क्या रहेगा, ओम रहेगा। कैसा भी प्रतिघात हो जाकर। धारिता प्रतिघात की बात करते नहीं, XC बात करते हैं। XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C। मान लगा दीजिए, ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई। C का मान कितना दे रखा था, 12.5 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर लें, 10⁻6 मान रखते हैं। तो XC बराबर हो जाएगा 254.7 ओम, 254.7 ओम जाकर। अब देखिए VRMS जो होता है E नॉट अपान में √2 भी होता है और V नॉट अपान में √2 भी होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मान भी लगभग एक ही होता है। तो V नॉट या E नॉट का मान कितना दे रखा था, 100√2, और √2 नीचे √2 रहेगा, कट जाएगा। तो VRMS बराबर क्या बचेगा, 100 वोल्ट।
अब आते हैं आई आर एम एस बराबर होता है वी आर एम एस अपान में जेड। आई बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, आई इंटू में आर होता है जाकर, तो वी की जगह वी आर एम एस हो जाएगा। आई ऐसा ही है, प्रत्यावर्ती धारा में ये प्रतिरोध की जगह क्या आता है, प्रतिबाधा यानी जेड आती है, तो यहीं से आई का मान निकाल लिए हैं। तो आई बराबर हो जाएगा वी आर एम एस अपान में जेड, यानी वी आर एम एस की आवश्यकता होगी और किसकी आवश्यकता होगी, जेड की। तो वी आर एम एस ज्ञात है, ज्ञात क्या करना है, जेड ज्ञात करना है। जेड बराबर अंडर रूट के अंदर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एक्सएल का मान रख दिए हैं, एक्सी का मान रख दिए, ऊपर स्क्वायर लगा दिए और यहाँ पर आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर दिए हैं। जब घटाने के बाद स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 63,604 जाकर 63,604 और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। दोनों का वर्गमूल लेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 252.4 ओम। कितना आ जाएगा 252.4 ओम जाकर। अब आई निकाल लेते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी आर एम एस अपान में जेड। तो वी आर एम एस कितना है 100, जेड कितना है 252.4 एम्पियर। 252 एम्पियर जाकर। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो B बराबर आई इंटू आर हो जाएगा। आई का मान कितना है 100/252.4। आर का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10। भाग कर लेते हैं, हल करने के बाद में आ जाएगा V बराबर 3.96 वोल्ट। इसी के साथ ये सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेट की वीडियो बहुत जल्द ही आएगी। धन्यवाद।